चलिए जी, तो शुरू करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के साथ, जहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से हमारे पास डेटा आता है और उस डेटा को अगर हमको एनालाइज करना है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है और कंक्लूजन निकालनी है उससे एक प्रॉपर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में देखेंगे। अब ऑब्वियसली ये वाला चैप्टर भी जो है ये काफ़ी कुछ थियोरेटिकल है, बट यहाँ पर जब एनालाइजिंग पर आएंगे तो थोड़ी प्रैक्टिकल बातें यहाँ पर होंगी, बट थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसे बड़े ध्यान से आपको समझना है। आसान भी है और अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अच्छा स्कोर करते हैं और इसलिए भी ये चैप्टर जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए सर, सोर्सेज ऑफ डेटा एंड एनालाइजिंग डेटा, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से वो अलग अलग सोर्सेज हैं जिसके ऊपर हम रिलाई करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कोई नई चीज़ होगी आपके लिए। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा वो होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट हैंड डेटा होता है। हमें एक प्रॉपर पर्पस होता है जिसके लिए हम वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है हम उन्हीं चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी डेटा कैसा है, वो ऐसा डेटा है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। राइट, हम खुद कलेक्ट करते हैं यानी कि डायरेक्टली और साथ ही साथ में कैसा डेटा है, ये फर्स्ट हैंड डेटा है, किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा नहीं, हम खुद कर रहे हैं और इसे या तो ऑब्जर्वेशन या तो एक्सपेरिमेंटेशन से हम इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा ये हमने कलेक्ट नहीं किया, ये किसी और ने कलेक्ट किया या रिसर्च किया है और इस डेटा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ प्राइमरी करो क्योंकि वहाँ पर आप रिलाई कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सेकेंडरी करो क्योंकि किसी और का रिसर्च किया हुआ डेटा इस्तेमाल करना आसान होता है। हर सोर्स ऑफ डेटा के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अगर हम सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या दिक्कत होती है। तो पहली चीज़ आप इसके अंदर देखेंगे लैक ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये डेटा कब कलेक्ट किया गया है, क्या सोच के कलेक्ट किया गया है, कितना डेटा हमें कलेक्ट करना है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये डेटा किसी और का कलेक्ट किया हुआ है। राइट, सो डेटा को रेलेवेंट बनाने के लिए जो हम करते हैं वो हम अब नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं और ये एक सेकेंडरी डेटा का प्रॉब्लम है कि कई बार गलत डेटा से गलत कंक्लूजन हमारी निकल सकती है। वैसे ही हो सकता है कि जो डेटा कलेक्ट किया गया ये आउटडेटेड हो, ये आज के समय में रेलेवेंट ना हो सकता है कि ये डेटा काफ़ी समय पहले कलेक्ट किया गया हो या फिर उस समय कलेक्ट किया गया हो जब सेल्स का सीज़न ना हो और अब सेल्स का सीज़न है, तो डेटा जो है हमारा रेलेवेंट ना हो, ऐसा हो सकता है, आउटडेटेड हो। ये भी हो सकता है कि डेटा के अंदर जो फील्ड्स की रिक्वायरमेंट हमें थी वो फील्ड्स कलेक्ट ना करी गई हो, यानी कि इनकम्प्लीट हो, या फिर कम्प्लीटली इररेलेवेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से अगर उसके ऊपर हमने कोई डिसीजन लिया तो वो डिसीजन भी गलत हो जाएगा। राइट, और साथ ही साथ में हम जिस वजह से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और सेकेंडरी डेटा जिस वजह से कलेक्ट किया गया है, इन पर्पस के अंदर चेंज हो सकता है। पर्पस चेंज होने से सब कुछ चेंज हो जाता है। डेटा जो है हमारे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दो तरह के डेटा है। आई एम श्योर ये भी कुछ आपके लिए नया नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऑलरेडी इस बारे में आप पढ़ चुके होंगे। डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो नॉन कंटिन्यूस होता है, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ढाई नहीं हो सकता। राइट, आधा स्टूडेंट नहीं हो सकता, तो ये होल नंबर्स में होंगे, तो इसे हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, जो डेसिमल में जो डेटा नहीं हो सकता। वैसे अगर हम कंटिन्यूस डेटा की बात करें जिसे हम अनब्रोकन डेटा कहते हैं, ये अनब्रोकन डेटा जो है मेजर किया जा सकता है, जैसे कि टाइम या डिस्टेंस। राइट, सो टाइम और डिस्टेंस कैन बी इन डेसिमल्स। एक क्वेश्चन के साथ इस चीज़ को और समझ के देखते हैं। हम देखते हैं ये आपको अलग अलग वेरिएबल्स दे रखे हैं, जैसे कि एज दे रखा है। अब वीडियो पॉज करके ये जो चार आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर आंसर सोच के देख सकते हैं कि किस तरह का डेटा हो सकता है
एंड देन आप दोबारा प्ले करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल की एज है, तो ये कैसा डेटा है, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? एज जो है हमारा डेसिमल के अंदर भी हो सकता है, डेसिमल के अंदर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5.5 ईयर्स पॉसिबल है ना, एंड दैट्स वाई हम एज को कंटिन्यूस डेटा में गिनेंगे। भले यहाँ पर लिखा हुआ है 5 साल, बट डेसिमल में होना पॉसिबल है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये कंटिन्यूस डेटा। वैसे ही टाइम, यहाँ पे तो एग्जाम्पल देख के समझ में आ रहा है कि ये भी क्या है, हमारा कंटिन्यूस डेटा। आउटपुट 12,000 किलो, केजी भी डेसिमल में आ सकता है, कई चीज़ें ग्राम्स में भी होती हैं, तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस डेटा बोल सकते हैं। आउटपुट अगर यूनिट्स में आपको बताया गया है तो यूनिट्स डेसिमल में नहीं हो सकते, राइट। 0.1 यूनिट कुछ नहीं होता, या तो 1 यूनिट होगा या तो 2 यूनिट होगा, राइट। एंड इस वजह से ये डेटा हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट डेटा, राइट। आई थिंक दीज एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा के अंदर क्या फर्क है, ठीक है। ये फर्क हमको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब हम एनालाइज करेंगे तो इस डेटा के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन अपना मॉडिफाई करें। अब इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में देखें। भी इंटरनली इंफॉर्मेशन हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग सिस्टम एक बेसिक सोर्स है, जहाँ से हमको हर तरीके का क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि सेल्स कितना हुआ है, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम ये समझ सकते हैं कि पैटर्न ऑफ डिमांड कैसा है, यानी कि किस महीने में हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होती है, किस मार्केट में ज़्यादा सेल होती है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बिकता है, वगैरह वगैरह। वैसे ही हम एस्टिमेट कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि भाई सेल्स कितना होने वाला है एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर, तो हम उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी, इन्वेंट्री लेवल्स को प्लान कर सकते हैं। भाई कितना रॉ मटेरियल हमको रखना चाहिए, क्योंकि इतने रॉ मटेरियल से इतना प्रोडक्शन होगा, और कितना प्रोडक्शन हमको करना चाहिए कि माल इतना बिकने वाला है, इतनी डिमांड होगी, राइट। सिर्फ सेल्स अकाउंट का इन्फॉर्मेशन से आप देखें कितनी सारी कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में प्रिडिक्ट करने के लिए कि भाई फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर में जाकर डिमांड कैसी होगी, ये प्रिडिक्ट करने के लिए भी अकाउंटिंग सिस्टम हमको मदद कर सकता है, पास्ट पैटर्न्स को देखते हुए। और यही चीज़ें हमारी स्ट्रैटेजिक लेवल पे, यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में भी हमको इस्तेमाल में आ सकते हैं। वैसे ही हम ये देख सकते हैं कि क्रेडिट मैनेजमेंट करने के लिए हम रिसीवेबल्स अकाउंट देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि कौन सा हमारा कस्टमर कितना देर लगा रहा है हमको पैसा देने में, और अगर कई सारे कस्टमर बहुत समय हो जाने पर भी हमको पेमेंट नहीं करते, तो हमें हमारा क्रेडिट मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ऐसा कंक्लूजन डेटर्स अकाउंट से भी हम निकाल सकते हैं। वैसे ही पेरोल सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पर हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, ये देखते हुए कि जो एम्प्लॉय है वो कितने दिन आया है और कितने दिन उसने छुट्टी मांगी। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं छुट्टी मार, अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छुट्टी मार रहे हैं, एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, इसका मतलब एम्प्लॉय शायद सेटिस्फाई नहीं है और इसलिए वो ऑफिस नहीं आना चाह रहे, और इसके बारे में हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। वैसे ही लेबर टर्नओवर, यानी कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हमारा कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, वो भी हमें पेरोल सिस्टम से पता चल सकता है, और ये इन्फॉर्मेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं देखने के लिए एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है। अगली बात, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सिस्टम जो है हमारा, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी इस्तेमाल करता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन, अब हम देख रहे हैं भाई इंटरनल सोर्सेज कहाँ से आते हैं, वो तो ठीक है, मगर इसके फायदे नुकसान क्या हैं ये भी देखें, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर हम करने नहीं वाले। इंटरनल इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ये है कि हम जब चाहें ये इन्फॉर्मेशन हमारे अवेलेबल है। तो आपको याद हो पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड इन्फॉर्मेशन, इसमें से एक क्वालिटी था एक्सेसिबल, यानी कि जब चाहें डेटा हमें अवेलेबल हो जाए। साथ ही साथ में डेटा रेलेवेंट है, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही डेटा। लिमिटेशंस अगर हम इसके अंदर देखें तो लिमिटेशंस ये कि वो डेटा एज इट इज़ यूजफुल नहीं है, उसका फर्दर एनालिसिस हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसके अंदर फर्दर कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ी लिमिटेशन नहीं है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल डेटा का पूरी तरीके से यूज़ करना चाहता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से हमको मिलता है। यहाँ पर आप देखें गवर्नमेंट सोर्सेज एक बहुत ही कॉमन सोर्स है जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे देश का पॉपुलेशन,
देश का मैन पावर, कितने ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए क्षमता रखते हैं, एबिलिटी है और काम करना भी चाहते हैं। या फिर ट्रेड, बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है, या एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा, ये सब गवर्नमेंट सोर्सेज से हमें पता चलता है। इन्फ्लेशन का डेटा हमें गवर्नमेंट से पता चलता है। और ये चीज़ें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में बखूबी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। साथ ही साथ में बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि हमारे कस्टमर्स और हमारे सप्लायर्स। कस्टमर्स हमें ये बता सकते हैं कि उन्हें कैसी क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट के अंदर वो क्या चेंजेस चाहते हैं, या उन्हें कोई कंप्लेन वगैरह है कि हमारे सर्विसेज। सप्लायर्स से हमें ये पता चल सकता है कि कौन से नए नए टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिससे हम हमारे प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, या कौन से नए टाइप के रॉ मटेरियल्स हो रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके हम हमारा खर्चा कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। वैसे ट्रेड एसोसिएशंस, ज़्यादातर एक पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस अपने ट्रेड एसोसिएशंस बना लेते हैं और ट्रेड जर्नल्स, और वहाँ पर वो सर्वे वगैरह करते रहते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ में फाइनेंशियल और बिजनेस प्रेस, अगर मैं आपको बोलूँ भाई कोई फाइनेंशियल पेपर का नाम आप सोच के देखें तो सबसे कॉमन नेम जो हमारे दिमाग में आता है वो है इकोनॉमिक टाइम्स, राइट, या फिर मिंट। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत तगड़े तरीके से मिल जाता है, और सबसे फ्री और सबसे आसान तरीका इंफॉर्मेशन पाने का वो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट। ये फ्री तो है मगर इसके ऊपर रिलाय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। मूविंग ऑन टू बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फायदे यहाँ पर हम देखें तो जो चाहे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। यहाँ पर भी एक्सेसिबल ऐसा हम बोल तो सकते हैं, क्योंकि एक रेगुलर एक सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन हमें बड़े आराम से अवेलेबल हो जाती है। बट यहाँ पे लिमिटेशंस देखें, लिमिटेशंस ये है कि ये हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट ना हो, क्योंकि ये हम कलेक्ट नहीं कर रहे, किसी और ने कलेक्ट करी थी, सो वी डोंट नो इफ इट इज एक्यूरेट और नॉट। साथ ही साथ में आप देखें यहाँ पर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढना कई बार टाइम कंज्यूम हो जाता है। हुआ है कभी आपके साथ कि कोई एक सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आप ढूंढना चाह रहे हैं, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आप लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा, या आप उससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, या इन्फॉर्मेशन बहुत कम। और ऐसा ही बिजनेसेस के साथ भी होता है जब वो एक्सटर्नल सोर्सेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो यहाँ तो हमने बात कर ली कि अलग अलग सोर्सेज और अलग अलग टाइप ऑफ डेटा क्या होते हैं हमारे पास। अब हमें डेटा आ गया हमारे पास, अब हमको इसको एनालाइज भी करना है। और जब आपको डेटा को एनालाइज करना होता है तो आप पूरा का पूरा डेटा एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लग जाता है। और अगर आप पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करने के लिए जाएंगे तो हमें कितना डेटा एनालाइज करना है, कई बार ये भी असर्टेन करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हम पूरा डेटा एनालाइज करने की बजाय एक थोड़ा सा पार्ट उसका एनालाइज करते हैं और उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो डेटा ऐसा है जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसे ही हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। आइए देखें। सैम्पलिंग टेक्निक, भाई क्यों इस्तेमाल कर रहे हो आप सैम्पलिंग टेक्निक? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं जिसमें कम समय और कम खर्चा लगता है, और पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकाल पाते हैं। सैंपल कैसा होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मैंने अभी बोला ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, एक टीवी शो अच्छा कर रहा है कि नहीं, उसमें हर घर के अंदर वो टीवी शो देखा जा रहा है कि नहीं, ये नहीं देखते। वो टीआरपी रेटिंग्स लेते हैं। टीआरपी रेटिंग्स जो है एक सैंपल होता है, अलग अलग शहरों में कुछ घरों के अंदर वो टीवी सीरियल देखा जा रहा है कि नहीं, ये डेटा कलेक्ट किया जाता है समझने के लिए। सैंपल निकाला जाता है ये समझने के लिए कि वो टीवी शो कैसा चल रहा है। वैसे ही अगर आपको प्रोडक्शन समझना है कि प्रोडक्शन का क्वालिटी कैसा है, तो क्वालिटी चेक आप पूरी पॉपुलेशन का करने के लिए जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, और हो सकता है क्वालिटी चेक करते समय जो आपका प्रोडक्शन का माल है, फिनिश गुड्स हैं, वो भी खराब हो जाए, राइट। इसलिए हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं और ये समझते हैं कि भी हमारा प्रोडक्शन का टोटल प्रोडक्शन का क्वालिटी असल में कैसा, राइट। सैम्पलिंग का बेनिफिट तो मैंने आपको बहुत बता ही दिया। कॉस्ट इफेक्टिव है, कम खर्चे के अंदर आप पूरे पॉपुलेशन का एक कंक्लूजन निकालने का कोशिश करते हैं। अगली बात यहाँ पर
अलग अलग तरह के सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, और ये जो अलग अलग टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं ये हम एक एक करके अब समझने जा रहे हैं कि कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और कैसे उसमें से सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। हम ये भी देखेंगे कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे लिए फायदेमंद होगी। आइए देखें। पहला सैम्पलिंग टेक्निक, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। यहाँ पर कहते हैं कि हर सैंपल का बराबर चांस होता है सिलेक्ट होने का, यानी कि यहाँ हमारा कोई बेसिस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, पॉपुलेशन है और हमने किसी भी कोई बेसिस नहीं है हमारा सैम्पलिंग वहाँ पर कलेक्ट करने का, हम ऐसे ही सैंपल उठा लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो यहाँ पर सैंपल साइज हम डिटरमाइन करते हैं भी कितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमको कलेक्ट करने, और हम रैंडमली उसमें से सैंपल उठा लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कई बार ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये मेथड तब रेकमेंड नहीं किया जाता जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है या पॉपुलेशन का साइज अननोन है, क्योंकि या तो हमारा सैंपल साइज छोटा हो जाएगा उस केस के अंदर, या फिर हम जो सैंपल लेंगे वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसका पॉसिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि अगर सैंपल साइज छोटा है और आपको पता है कि इतनी सैंपल है, फॉर एग्जांपल 20,000 सैंपल्स आपके सामने, और उसमें से आप बोलते हो कि इसमें से हम सिर्फ 10% यानी कि 2,000 डेटा को ही हम चेक करने वाले हैं, देन दैट मेक्स सेंस। बट अगर पॉपुलेशन का साइज अननोन है या फिर 10 लाख का डेटा है, 1 करोड़ का डेटा है, फिर वहाँ पर आप रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला मेथड है हमारा सिस्टेमिक और क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग। क्वाजी यानी कि थोड़ा सा रैंडम है और थोड़ा सा सिस्टमेटिक है। देखें जरा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो कह रहे हैं भी पहला सैंपल जो आप चूज कर रहे हो वो आप एट रैंडम चूज करो, कोई भी सैंपल, पहला सैंपल कोई भी सैंपल आपने उठा के चूज कर लिया, और बस सिर्फ यहाँ तक आपका रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई हो। इसके बाद जो भी आप सैंपल लेने वाले हो वह आप एक फिक्स्ड इंटरवल पे लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉपुलेशन है जहाँ पर 10,000 डेटा है हमारे पास, राइट। और यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें से हमको सैंपल चाहिए, इसमें से हमको सैंपल चाहिए 200 लोगों का, 200 पीपल हमको चाहिए सैंपल। अब ये सैंपल जब आप कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो पहला जो है डेटा वो आप रैंडम कलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पहला डेटा जो हमने कलेक्ट किया वो 12वीं पोजीशन पे था, 12th पे था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड इंटरवल भी चूज हमको करना है, तो हमने रैंडमली क्या कर लिया, रैंडमली हमने क्या कर लिया, 12th डेटा, पहला जो डेटा था 12वां डेटा हमने कलेक्ट किया। अब इसके बाद वो कह रहे हैं फिक्स्ड इंटरवल आप सेट कर ले। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड इंटरवल हमने 100 सेट कर लिया, यानी कि अब इसके बाद 100 डेटा तक हम सैंपल नहीं लेंगे और इसके बाद सैंपल लेंगे, यानी कि अगला सैंपल हमारा हो जाएगा 112th डेटा और इसका अगला सैंपल हो जाएगा 212th डेटा एंड सो ऑन, राइट। वेरी सिंपल। यानी कि क्वाजी क्यों कहा जाता है, क्वाजी मतलब हाफ, यानी कि पार्टली ये तो रैंडम सैम्पलिंग है क्योंकि पहला जो सैंपल आप उठा रहे हैं वो रैंडम उठा रहे हैं और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, बाकी के सैंपल फिक्स्ड इंटरवल के बाद उठा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे जो पहला डेटा आप उठा रहे हो, अगर वो पहला डेटा सैम्पलिंग के लिए पिक करते समय आप बायस्ड है तो बाकी के सारे डेटा भी बायस हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डेंजर हो सकता है बायस का। स्पेशली कब, जब पॉपुलेशन ही कैसी है, रेपिटेटिव नेचर, इन द पॉपुलेशन इटसेल्फ इज ऑफ ए रेपिटेटिव नेचर। फॉर एग्जांपल 5 अलग अलग टाइप के घर हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई, और इसके बाद दोबारा आपका यही डेटा रिपीट होना शुरू हो जाता है। लेट्स से कि यहाँ पर आपने पहला सैंपल चूज किया बी, पहला आपने सैंपल चूज कर लिया ऐसा घर जो टाइप बी का था, और अब फिक्स इंटरवल है आपका एवरी फिफ्थ नंबर, तो अब अगला सैंपल भी आपका डी टाइप का हाउस ही होगा और उसका अगला सैंपल भी दोबारा से डी टाइप का हाउस ही होगा एंड सो ऑन, राइट।
यहाँ पर रिपीटेटिव स्ट्रक्चर हो गया, यानी इस वजह से जो डेटा आप पहली बार पिक करते हो उसके बाद के डेटा भी उसी टाइप के कलेक्ट होते चले जाएंगे। और ऑब्वियसली ऐसा सैंपल जो है पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो हो सकता है कि जो व्यक्ति डेटा कलेक्ट करना चाह रहा हो वो सिर्फ डी टाइप के हाउस को ही स्टडी करना चाह रहा हो, और इस बायस की वजह से ये सैम्पलिंग टेक्निक बिल्कुल गलत हो सकती है अगर डेटा आपका कैसा है, रेपिटेटिव नेचर का है, राइट। अगली बात इसके अंदर हम करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं लेयर्स और ग्रुप्स के अंदर, और फिर हम क्या करते हैं, हर लेयर्स या हर ग्रुप का एक परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये एग्जांपल से इसको समझ के देखते हैं। वो कहने की भी हमको सैंपल 200 लोगों का लेना है, पर हमको ये समझना है कि उनके लीजर हैबिट्स, यानी कि जब वो आराम से होते हैं उनके हैबिट्स क्या हैं, उनके एज को देखते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने पॉपुलेशन को देखा, टोटल पॉपुलेशन को देखा, तो उन्हें पता चला कि वो लोग जो 18 साल से कम की उम्र है वो 15% है, और वो लोग जो 18 से 60 के बीच में वो 65% है, एंड द रिमेनिंग परसेंटेज यानी कि 20% वो लोग कैसे हैं, 60 ईयर्स और अबव के। तो ये क्या हो गए, ये लेयर्स हो गए। पहली लेयर है हमारी 18 साल के कम लोग, दूसरी लेयर है हमारी 18 साल से 60 साल, और तीसरी लेयर हमारी 60 ईयर्स एंड अबव। तो टोटल पॉपुलेशन के अंदर 20%, 65% और 15% की ये लेयर्स। तो जब हम 200 का सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी हम यही परसेंटेज अप्लाई करेंगे। हम क्या कोशिश करेंगे, ये 200 सैंपल में से 15% यानी कि 30 लोग ऐसे पिक करेंगे जिनकी उम्र 18 साल से कम है। 65% यानी कि 130 लोग ऐसे चुनेंगे जिनकी एज 18 से 60 के बीच में, और 20% यानी कि 40 लोग ऐसे चुनेंगे जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, जो टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं और जिस परसेंटेज से वो ग्रुप्स बने हुए हैं, सैंपल के अंदर भी हमने वही ग्रुप्स बनाए। तो सैंपल साइज जो है हमारा प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जिस प्रोपोर्शन में एंटायर पॉपुलेशन है उसी प्रोपोर्शन के अंदर आप क्या ले रहे हैं, अपना सैंपल साइज ले रहे हैं, और इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल साइज, PPS। बस कहते हैं, कोई इसका खास एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो डेटा है हमारा वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसका काफ़ी श्योरिटी हो जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल लेयर्स हैं वही की वही हमने कहाँ पर ली है, वही की वही हमने सैंपल में ली, ठीक है। और जब आप ऑडिटिंग करने के लिए जाएंगे, जब आप ACCA बन जाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर ऑडिटिंग करने के लिए जाएंगे, तो आप इसी तरीके से स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का ही हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन हम एनालाइज करने जा रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट के ट्रांजैक्शन या सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के हम ग्रुप्स या लेयर्स बना सकते हैं और अपने सैंपल में उसी परसेंटेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ लार्जर बैलेंसेस, यानी कि इतने अमाउंट से इतने अमाउंट का इतना परसेंट डेटा लेंगे, फिर इससे ज़्यादा अमाउंट के और इस रेंज के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो हम एक सर्टेन परसेंटेज लेंगे एंड सो ऑन। तो ऑडिटिंग के अंदर साइज यानी कि ट्रांजैक्शन कितना बड़ा है, कितने अमाउंट का है, उसके बेसिस पे हम लेयर्स बना सकते हैं और उस लेयर्स के बेसिस पे हम सैंपल चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही रेलेवेंट मेथड है और इसे ऑडिटिंग के अंदर ACCS इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये रियल लाइफ में आपको यूज करने के लिए मिल सकता है। अगली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है सर, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक फनल बनाते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे और हम एक ऐसा फनल बनाएंगे, यानी कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे और हम क्या करते जाएंगे, उसको फिल्टर करते जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से हटाते जाएंगे, और जब हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन रह जाएगी, यहाँ पर हम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वो कहते हैं एक देश में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं काउंटीज़ में, है ना। यहाँ पे काउंटीज़ का मतलब आप समझ के चल रहे हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा,
अब यहाँ पर हम रैंडम सैम्पलिंग करके कोई एक तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी या कुछ स्टेट या यूनियन टेरिटरी हम पिक करेंगे। अब स्टेप 2 के अंदर तो ये यहाँ से हमने शुरू किया था और अब हम यहाँ पर आ गए। अब स्टेप 2 के अंदर इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, शहर, टाउन और सिटीज के अंदर हम डिवाइड करेंगे, राइट। रैंडम, यहाँ पर भी हम रैंडम काम कर रहे हैं और उसके बाद हम इस लेवल पे पहुंच गए, राइट। फनल हो गया, अब डेटा कम होता जा रहा है। अब उस शहर या गांव में से हम क्या करेंगे, फर्दर सब डिवाइड करेंगे रोड्स में से कि भाई ये सड़क या फिर ये पर्टिकुलर एड्रेस या ये पर्टिकुलर एरिया हम एनालाइज करने वाले हैं। और उस एरिया के अंदर भी हम फर्दर, तो अब हम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर फर्दर हम सब डिवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अब हमको घरों के सैंपल लेने हैं और ऑक्यूपायर्स को इंटरव्यू करना है। दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू इट एट रैंडम, यानी कि ये डेटा हमने देश से शुरू किया था, कंट्री से शुरू किया था, राइट। और कंट्रीज से शुरू करते करते हम किसी गली कूचे में आ गए और फिर वहां का डेटा हम रैंडम सैम्पलिंग से एनालाइज कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेज। हम डेटा को क्या करते हैं, ड्रिल डाउन करते जाते हैं लॉजिकल मैनर के अंदर और उसे बहुत छोटे से डेटा पे लेकर आते हैं और फिर उस डेटा का एनालिसिस करते हैं। ये बहुत ही फेमस है, ओपिनियन पोल के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओपिनियन पोल का मतलब होता है जब भी इलेक्शन होते तो इलेक्शन होने से पहले हम लोगों का ओपिनियन लेते हैं कि भाई आप कौन सी पार्टी के लिए वोट करने वाले, और ये सैम्पलिंग लेने के लिए मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है टू ड्रिल डाउन द सैंपल लॉजिकली सो दैट हर रेलेवेंट व्यक्ति का हम डेटा पिक करके एक प्रोजेक्शन कर सकें। अब अगली सैम्पलिंग हमारी आती है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जैसी ही है, यानी कि यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, आप ये एंड स्टेज तक पहुंच रहे हैं जहाँ पर डेटा हमारे पास बहुत कम हो जाता है। मगर क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि जो आपका आखिरी स्टेज है इसके अंदर सारा डेटा ही आप एनालाइज करने वाले हो। यू आर गोइंग टू एनालाइज द एंटायर डेटा, ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। ऑल आइटम्स, जो फाइनल स्टेप के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं सबका आप एनालिसिस करोगे, उसके अंदर अब और रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। यानी कि क्लस्टर के अंदर एज कम्पेयर टू मल्टी स्टेज मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और उस मेहनत का फायदा भी यहाँ पर सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव इसे कहा जाता है, क्योंकि आपको फर्दर चूज नहीं करना सैंपल, आप डायरेक्टली हर किसी से बात करने जा रहे हो, तो यहाँ पर सिंपल है और कॉस्ट इफेक्टिव। अगली बात आती है हमारी कोटा सैम्पलिंग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग टाइप ऑफ पीपल का एक लिस्ट बना लेते हैं और इनको हम क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पर एक कोटा सेट कर लेते हैं भी इस चीज़ के अंदर मैक्सिमम डेटा हम इतना ही पिक करेंगे। कोटा हम पिक कर लेते हैं हर अलग अलग टाइप ऑफ डेटा का, और इंटरव्यूअर क्या कर सकता है, वो अपने तरीके से हर कोटा को फिल करेगा। यहाँ पर हो सकता है कि सैंपल जो है हमारा रैंडमली ना लिया जाए, सोच समझ के लिया जाए, और इसके यहाँ पर बायस होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि जो मैनुअल वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ी वर्कर हैं हमारे, जिनकी एज 20 to 30 ईयर्स के बीच में, ऐसे 20 मेल्स का डेटा हमने पिक कर लिया, ठीक है। तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ऐसे वर्कर्स का जिनकी एज 20 to 30 है 20 डेटा हमारे पास कलेक्ट नहीं हो जाता। 15 है तो हम नहीं रुकेंगे, 5 और कलेक्ट करेंगे और 20 डेटा तक करेंगे, राइट। बट ये कौन डिसाइड कर रहा है कि 20 मेल्स ही लेना है, फीमेल नहीं लेना है, या फिर यही एज ग्रुप आपको पिक करना है? ये पिक कर रहा है इंटरव्यूअर, और इसलिए हो सकता है कि इंटरव्यूअर को लग रहा हो कि ये जो एज ग्रुप है 20 से 30, इसके अंदर अगर वो मेल का डेटा लेता है तो उसे ज़्यादा बेटर पता चलेगा, और हो सकता है यहाँ पर इंटरव्यूअर गलत हो, तो उसकी बायस की वजह से डेटा भी गलत कलेक्ट होगा और उसका एनालिसिस होकर रिजल्ट भी हमारा गलत निकल कर आ सकता है, राइट। आगे हम बात करते हैं। वैसे ही फीमेल्स, 15 फीमेल्स जो वर्क नहीं कर रहे हैं, जिनका एज ग्रुप 25 से 35 के बीच में है, उसका डेटा वो कलेक्ट कर रहा है, या फिर 55 to 60 एज ग्रुप के अंदर प्रोफेशनल मैन का डेटा वो कलेक्ट कर रहा है, इसके अंदर भी वो 10 मेल का डेटा ही ले रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल है कि भाई इस तरीके से कोटा सैम्पलिंग किया जा सकता है। तो ये इंटरव्यूअर जो है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो ये सोचकर करेगा कि ये हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, बट कई बार वो गलत भी हो सकता है। चलें अब कुछ सवाल करके हम देखें इसके अंदर। लेट्स डू ए फ्यू क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द आंसर। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत उसे डिस्कस करूंगा और तुरंत उसका आंसर दे दूंगा।
आप चाहें तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोच के देख सकते हैं कि आंसर क्या है, और फिर जब मैं बताऊँ आपको एक्चुअल आंसर तो आप देख सकते हैं कि आंसर आपका सही है कि नहीं। वो कह रहे हैं यहाँ पर ईच एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। तो ऐसा सिस्टमिक सैम्पलिंग के अंदर नहीं होता है, ऐसा होता है रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। इसलिए हम बोलेंगे कि ये तो सिस्टमिक सैम्पलिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ तो रैंडम सैम्पलिंग की बात हो रही है, राइट। वैसे वो कह रहे हैं मेंबर्स ऑफ वेरियस स्ट्राटा आर सिलेक्टेड बाय इंटरव्यूअर्स अप टू प्री डिटरमाइंड लिमिट्स, या फिर एवरी nth मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड। तो सिस्टमिक सैम्पलिंग में यही तो हम करते हैं, पहला सैंपल हम रैंडमली कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हर फिक्स्ड इंटरवल के ऊपर यानी कि हर nth मेंबर को हम चूज करते हैं। इसके अंदर सिस्टमिक सैम्पलिंग के अंदर ए बी सी या डी कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हमको लग रहा है, यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी। वैसे ये क्वेश्चन और हम करके देखते हैं। वो कहने की सैंपल इज टेकन बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट एज बैंड्स, है ना, अलग अलग एज ग्रुप के अंदर हमने लेयर्स के अंदर हमने इसे डिवाइड कर दिया, राइट, एज बैंड्स के अंदर कर दिया, एज ग्रुप्स के अंदर कर दिया, एंड देन सैम्पलिंग रैंडमली फ्रॉम द बैंड्स। अच्छा, यहाँ पर एक और बात क्या होगी, इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज, राइट, यानी कि हमने लेयर्स में डिवाइड कर दिया है और लेयर्स के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, एक सर्टेन परसेंटेज इन लेयर्स में से ले रहे हैं, राइट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, यानी कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें। वो कहने की भी एक लार्ज कंपनी है और वो सर्वे करना चाहती है और जानना चाहती है ओपिनियंस ऑफ एम्प्लॉइज, और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है जिसमें आखिरी सैंपल को आप पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं। ऑल सैंपल, जो लास्ट जो हमारी लेयर आती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरे सैंपल को एनालाइज कर लेते हैं, राइट। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शुड बी यूज, तो इसमें से कौन सा क्लस्टर सैम्पलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि स्टाफ को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं हर डिपार्टमेंट से इन प्रोपोर्शन टू द डिपार्टमेंटल साइज, राइट। तो ये तो क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं है हमारा, ना ही ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट को इन प्रोपोर्शन टू द डिपार्टमेंट साइज रैंडमली हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम कैसे कर रहे हैं, इन प्रोपोर्शन टू द डिपार्टमेंट साइज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्लस्टर सैम्पलिंग की बात है। फिर वो कहने भी स्टाफ आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज में से हमने स्टाफ को सिलेक्ट कर दिया, एंड हर nth नेम को हम ले रहे हैं, यानी फिक्स्ड इंटरवल के ऊपर हम ले रहे हैं, और पहला हमारा रैंडम सैम्पलिंग है। यहाँ भी हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग की बात नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि एक सैंपल लिया जाता है जो रिप्रेजेंटेटिव है, as representative as possible of the composition of the staff in terms of gender, age, department, is taken by stopping appropriate staff in the corridors and canteen, ठीक है। या फिर one department is selected, किसी एक डिपार्टमेंट को लेते हैं और उसके सारे स्टाफ को हम क्या कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं। ये हमारी बात होती है क्लस्टर, क्योंकि इसी के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रिल डाउन करते हैं, ड्रिल डाउन करके सबसे बॉटम पर आते हैं फनल के, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सारे डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलें आखिरी सवाल करके देखते हैं जिससे ये क्वेश्चन हमारा पक्का हो जाए। यू कैन पॉज द वीडियो राइट हियर एंड यू कैन सी आपके हिसाब से यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, और फिर आप उसे वापस से प्ले करके देख सकते हैं कि भी आपका आंसर सही है क्या, राइट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए से लेकर एफ तक अलग अलग सैम्पलिंग मेथड्स के नाम, और लिस्ट आपको दे रखी है 1 से लेकर 6 तक, जहां पर आपको क्या करना है, आपको इसके सामने लिखना है कौन सा सैम्पलिंग मेथड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो पहला उन्होंने बोला हुआ है कि भाई 1 सिटी इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द सिटीज इन यूनाइटेड किंगडम एंड देन इलेक्टोरल रजिस्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट 1 per 1000 सैंपल। यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की, जो कि है बी, स्ट्रैटिफाइड।
अलग अलग लेयर्स में हमने डिवाइड कर लिया है, अलग अलग लेयर्स के अंदर हमने डिवाइड कर लिया है। चलिए जी, तो पहला एग्जांपल देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं वन सिटी इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल सिटीज इन यूनाइटेड किंगडम, देन द इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट 1 पर 1000 सैंपल। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, हमने इसको ड्रिल डाउन कर लिया है और ड्रिल डाउन करके जो सबसे बॉटम में हमारा फनल में है उसके अंदर हम कुछ सैंपल ले रहे हैं। एंड दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ एफ यानी कि मल्टी स्टेज सैंपल, राइट। अगली बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई नेम्स पिक्ड फ्रॉम अ हैट, एक हैट में से हमने कुछ नाम उठा लिए, ये तो कम्प्लीटली रैंडम है, राइट, ये तो कम्प्लीटली रैंडम है, यानी कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, करेक्ट, दिस इज रैंडम सैंपल। वैसे ही वो कह रहे हैं एवरी 10th पर्सन चोजन रैंडमली फ्रॉम ईच वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग यानी कि अलग अलग लेयर्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया और हर लेयर, वार्ड यानी कि डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर वार्ड यानी कि डिपार्टमेंट्स और हर डिपार्टमेंट्स में से हम 10th पर्सन ले रहे हैं, राइट। तो अगली बात करते हैं वन सेकेंडरी स्कूल, वन सेकेंडरी स्कूल इन अ टाउन इज सिलेक्टेड रैंडम, देन एवरी प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट इन दैट स्कूल इज सर्व्ड, यानी कि फनल में हम नीचे लेकर आ रहे हैं और सब कुछ यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सी, राइट, सी की बात कर रहे हैं, यानी कि क्लस्टर सैंपलिंग की बात कर रहे हैं। और वैसे ही 1 पर्सन इन 10 इज चोजन फ्रॉम द अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, एक अल्फाबेटिकल लिस्ट है और उसके अंदर हम 10 में से हर एक व्यक्ति को चूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिस्टेमिक सैंपल, nth पर्सन को हम चूज कर रहे हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली आखिरी हमारा बच गया कोटा सैंपलिंग। वो कह रहे हैं लोगों को रोका जा रहा है स्ट्रीट के अंदर, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इक्वल नंबर्स के अंदर, राइट, इक्वल नंबर्स के अंदर, राइट। तो कोटा के अंदर हम एक लिमिट और एक नंबर ऑफ सैंपल्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि जब भी हम सैंपल लेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों का इतना ही हम सैंपल लेने वाले हैं, राइट। तो 6th जो है आपका ई हो जाएगा, यानी कि कोटा सैंपलिंग की हम यहाँ पर बात करें। सो आई होप इट सम्स अप द कॉन्सेप्ट, जो अलग अलग टाइप के हमारे मेथड्स थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसके अंदर समझ में आया होगा। अगर आपको दोबारा समझना है यू कैन गो बैक रिवाइज अगेन, और जो हमारे नोट्स, डिटेल्ड नोट्स मैंने आपको दे के रखे हैं उनको भी आप पढ़ें बेटर समझने के लिए यहाँ पर क्या बात हम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अब आगे हम पढ़ते हैं अगले वीडियो के।